नमस्कार दोस्तों, अप्रथम ऑनलाइन क्लासेस टारगेट यूपीपीसीएस 2021 के इस निःशुल्क बैच में मैं हरीश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को लेकर के हम चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के हम अब तक 2 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें कि कल हमने देखा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हम इस टाइम पर इनके जो कि इनको नगर की संज्ञा दी गई है, हड़प्पा सभ्यता से जो ऐसे स्थल हैं जिनको कि नगरीय करण की अपनी उच्च कोटि पर थे, उत्तम कोटि पर थे, जिस आधार पर, जिन स्थलों के आधार पर पूरी सिंधु सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया, हम उन 7 स्थलों को देख रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इन्हीं से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं पिछले आप कितने भी वर्ष के पेपर देख लीजिए, पिछले 20 साल का पेपर आप अगर उठा करके देखेंगे तो बस यही जो 7 स्थल हैं, अधिकांश तक क्वेश्चन इनसे ही बनेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं, उन कुछ स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अन्य स्थल हैं उनको भी, उनसे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण, एक एक दो चीज़ें प्रत्येक स्थल से महत्वपूर्ण है, तो उनको बस हमको देखना है। इसके अलावा अधिकांश ये मुख्यतः ये 7 हैं, तो इनको हम डिटेल में देख रहे हैं। कल हमने ग्राफ की जरिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखा था, उसी कड़ी में आज हम लोथल से स्टार्टिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। तो आइए आप लोग भी अब नोट्स बनाना शुरू करिए और आज हम लोथल को देखते हैं। लोथल के विषय में आप यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए, फिलहाल मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए लोथल को लिख लिया है, जो इसके महत्वपूर्ण स्थल है, जिससे कि लिखने में ज़्यादा समय ना लगे। इसके बाद जो अन्य स्थल हैं उनको फिर अभी हम यहाँ रब करके लिखेंगे। तो लोथल के विषय में लिख लीजिए कि लोथल, हम बोल देना, ये आप लिख लीजिए। इसके नीचे आपको ग्राफ बनाना होगा, जैसा कि कल हम आपको बताए थे। तो लोथल में आप लिख लीजिए कि लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। इस स्थल की खोज 1954 में SR राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है, और यहाँ पर लोथल को क्या कहा जा रहा है? लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो। 1954 में SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद में देखिए, यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं उसमें, उस कड़ी में देखिएगा, एक आप ग्राफ बनाइए लोथल कि यहाँ से उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं निम्न प्रकार प्राप्त हुई हैं। ये ग्राफ आप बनाएंगे, फिर लिखेंगे आप हाथी दांत का पैमाना। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला हुआ है, हाथी दांत का पैमाना। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है। हाथी दांत का पैमाना एवं मनके बनाने का कारखाना। रंगाई कुंड के भी यहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं, रंगाई कुंड के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से बंदरगाह ऑब्लिक डाक यार्ड, मतलब बंदरगाह या डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा, इसमें से कुछ भी मिल सकता है। बंदरगाह, डॉक यार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी लोथल एक महत्वपूर्ण स्थल है। एक प्राचीन, विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह इसको कहा जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये लोग जलमार्ग से भी परिचित थे। वैसे तो जगह जगह से आपने देखा नाव मिल रही हैं, नाव की चित्रांकन की मोहरें मिल रही हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि जलमार्ग की जानकारी थी। लेकिन ये एक प्रमुख बंदरगाह था, और इन्हीं बंदरगाहों के से ये स्पष्ट है कि हमारा संबंध विदेशी मेसोपोटामिया, सुमेरिया की सभ्यता, फारस की खाड़ी, इन लोगों से था, जिससे ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो क्रमिक रूप से देसी लोगों ने, जो यहाँ के ग्रामीण लोगों ने जो इसका विकास किया, तो निश्चित रूप से मेसोपोटामिया या अन्य फारस की खाड़ी के साथ संबंध होने के कारण ये और भी अपनी सुदृढ़ अवस्था इसने प्राप्त की। इसके बाद में यहाँ आ जाइए, देखिए गौरिल्ला की मृत मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो उसका आंसर होगा लोथल। उसी के बाद में बारहसिंगा के अंकन वाली मोहर, बारहसिंगा के अंकन वाली मोहर, दो राक्षस के मुख वाली मोहर, दो राक्षस के मुख वाली मोहर। देखिए, बेसिकली इसका संबंध, जो दो राक्षस के मुख वाली मोहर है, इसका बेसिकली संबंध है फारस की खाड़ी,
तत्कालीन समय में जो फारस की खाड़ी में जनसमूह रहा करता था उससे इस मोहर का संबंध है, क्योंकि अधिकांश है वहाँ से फारस की खाड़ी से इस तरीके की मोहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें 2 मुख वाले राक्षस की उसको संज्ञा दी गई है कि 2 मुख वाले राक्षस की आकृति का अंकन जिन मोहरों पर है वो अधिकांशतः फारस की खाड़ी से मिली है। उसी तरीके की एक मोहर लोथल से मिल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे वहाँ से व्यापारिक संबंध थे, हमारा वहाँ आना जाना था। स्पष्ट रूप से इन चीज़ों से सिद्ध होता है। इसी के साथ मम्मी का साक्ष्य। अच्छा, मम्मी जो है कि मिस्र की सभ्यता की विशेषता रही है, आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि मम्मी का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिल रहा है। और ये कहाँ की विशेषता है, जो है कि मिस्र की सभ्यता की। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस्र की सभ्यता से भी डायरेक्ट टच में तो नहीं थे, ये स्पष्ट है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस सभ्यता से हम डायरेक्ट टच में नहीं थे, तो वो जो है कि मिस्र की सभ्यता है। लेकिन हाँ, मम्मी का साक्ष्य यहाँ मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भले ही हम डायरेक्ट टच में ना थे, हमारा डायरेक्ट आयात निर्यात वहाँ नहीं होता था। अब ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि दिलमनु इसको कहा गया है सिंधु सभ्यता को। तो हम डायरेक्ट ना होकर कि फारस की खाड़ी के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था कि यहाँ से फारस की खाड़ी और फारस की खाड़ी से आगे के लिए। तो कहीं ना कहीं मम्मी का साक्ष्य मिल रहा है, तो हम मिस्र की सभ्यता से भी परिचित थे। इसी के साथ लोथल से धान के साक्ष्य मिले, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आंसर हो जाएगा लोथल। इसी प्रकार अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसका आंसर होगा लोथल। इसी के बाद युग्म समाधान, ये युग्म समाधान के विषय में हम आपको बताए थे, जो हम एक जो है कि फर्स्ट वीडियो लिए थे, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास हमने ली थी युग्म समाधान में, हमने आपको बताया था कि लोथल से 3 युग्म समाधान और कालीबंगा से 1 युग्म समाधान मिला है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर सती प्रथा जैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा जैसा कॉन्सेप्ट का संबंध किस स्थल से है सिंधु सभ्यता की, तो आंसर लोथल होगा, जहाँ से 3 मिले और कालीबंगा से 1 मिला है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा, और अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन से एक तीसरा भी होगा जिसमें होगा कि ये भी दोनों सही हैं। लोथल एक अविभाजित स्थल था। अविभाजित स्थल था का तात्पर्य उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अविभाजित स्थल यानी कि लोथल और सुरकोतड़ा 2 ऐसे स्थल हैं जो इसके पश्चिमी और पूर्वी टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। इसमें विभाजन नहीं था, जैसा कि अन्य स्थल में हमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के बीच विभाजन दिखता है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अन्य स्थलों में अधिकांशतः पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत मिला है, लेकिन सुरकोतड़ा और लोथल से दोनों ही जगह जो है कि दुर्गीकरण हुआ है। तो आइए उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो अगला स्थल है वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के विषय में लिख लीजिए, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो में आप लिखेंगे चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1931 में इसकी खोज एनजी मजूमदार द्वारा की गई थी, और मेके द्वारा भी यहाँ 1935 में कुछ उत्खनन कार्य किया गया। तो 1931 में एनजी मजूमदार और 1935 में मेके द्वारा भी यहाँ कुछ उत्खनन कार्य किया गया था चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो के विषय में अगर हम देखें कि यहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसी तरीके का ग्राफ आपको बनाना होगा। और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे लिपस्टिक। आप इसी तरीके से ग्राफ बना दीजिए, हम बोलते जा रहे हैं और आप नोट करते जाइएगा। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है कि यहाँ से लिपस्टिक के साथ कंगा मिला है, इत्र मिला है, काजल के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। लिपस्टिक है, इत्र है, कंगा है, काजल है, इसके साक्ष्य यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका चनहुदड़ो। इसके अलावा यहाँ से एक ईंट पर से यहाँ कुत्ते व बिल्ली के पंजे के निशान के भी साक्ष्य मिले हैं।
जी हाँ, बिल्ली और पंजे के। अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्थान से जो है कि बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो आपका आंसर होगा चनहूदड़ो। उसके अलावा चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु सभ्यता का जिसका कोई भी स्थल दुर्गीकृत नहीं था। ना ही इसका पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है और ना ही इसका पूर्वी टीला दुर्गीकृत है। और इसको सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा गया है। सिंधु सभ्यता का अगर क्वेश्चन आता है कि अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसको औद्योगिक नगर कहा गया है, तो आंसर होगा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा यहाँ से मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है, यहाँ से खिलौने बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। मनका और खिलौना बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जी हाँ, चनहूदड़ो आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब आप अगला स्थल लिखेंगे कालीबंगा। जी हाँ, कालीबंगा, हेडिंग डालिए कालीबंगा। चनहूदड़ो की जगह कालीबंगा। चनहूदड़ो के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतनी ही चीज़ें थी कि यहाँ पर साजो सज्जा का सामान विशेष रूप से मिला है। कल भी हमने आपको बताया था कि सिंगारदान के साक्ष्य हड़प्पा से मिले, नौसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला है और बोतल में कांजल का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। उसके अलावा जो भी सामान है वह इसी स्थल से मिला है। अब आप लिखेंगे कालीबंगा। नेक्स्ट स्थल कालीबंगा। कालीबंगा, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की जानकारी सर्वप्रथम 1957 में अमलानंद घोष को हुई थी। यह इसका 1957 में अमलानंद घोष को हुई थी और उत्खनन कार्य 1960 में बी के थापर एवं बीबी लाल द्वारा कराया गया। अगर यहाँ से बात करें हम क्या क्या चीज़ें मिली हैं कालीबंगा से। कालीबंगा, यहाँ से एक चबूतरे से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले, मतलब एक ही चबूतरे से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य अगर पूछेगा कहाँ से मिले तो आंसर होगा आपका कालीबंगा। इसके अलावा यहाँ से एक मिरट पट्टिका मिली है। मिरट पट्टिका मतलब लिख लीजिए, एक मिरट पट्टिका मिली हुई है। मिरट पट्टिका मतलब इस तरीके से एक मिट्टी की एक पट्टिका है और यहाँ पर एक सींग युक्त, उनको संज्ञा दी गई है सींग युक्त देवता। और इस जगह से एक व्यक्ति एक बकरी को अपने साथ ले जा रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस जगह पर एक व्यक्ति बकरी साथ लेकर के जा रहा है और यहाँ पर एक सींग युक्त देवता है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुछ बलि जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहा होगा। इसके साथ ही यहाँ से शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले। मिरट पट्टिका हो गया, उसके बाद में शल्य चिकित्सा। अगर क्वेश्चन आएगा कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले तो आपका आंसर होगा कालीबंगा। इसके अलावा यहाँ से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ एक ही खेत से, और ये जो जुते हुए खेत का साक्ष्य है ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। प्राक हड़प्पा का मतलब कल हमने आपको बताया था कि हम अध्ययन में लाभ की दृष्टि से, अध्ययन करने की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में प्राक हड़प्पा एवं पतन, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं पतन के काल के रूप में हड़प्पा को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। तो प्राक हड़प्पा मतलब वह समय था
जहाँ जो कि एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक जो अमलानंद घोष ने कहा कि सोती संस्कृति से इसका विकास हुआ है, तो मतलब एक ग्रामीण कल्चर हुआ करता था और वो धीरे धीरे समय के साथ में कन्वर्ट होते होते डेवलप होते होते गाँव से कस्बा, कस्बे से शहर और नगर के रूप में परिवर्तित हुआ, तो उसको प्राक हड़प्पा ही कहा जाता है। और कालीबंगा एक प्राक हड़प्पा स्थल भी है और एक विकसित हड़प्पा स्थल भी है। और ये जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। और यहीं इसी खेत में एक साथ दो फसलें, इसी जुते हुए खेत से एक साथ दो फसलें सरसों एवं चने के भी साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों एक साथ हो रहा है, यानी देखिए मिश्रित खेती वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मिश्रित खेती का भी यहाँ पर था, मिश्रित खेती भी हुआ करती थी। इसके अलावा हल्के प्रयोग का अब देखिए अगर जुता हुआ खेत मिल रहा है तो निश्चित सी बात है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आंसर क्या होगा, कालीबंगा। उसके अलावा ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, देखिए ऊंट की हड्डी, यहाँ लिख लें, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य भी कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से। ऊंट की हड्डी का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। उसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहर, सॉरी बेलनाकार तंदूर का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। इसके अलावा ये जो स्थल था, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ कालीबंगा का प्रत्येक स्थल, मतलब प्रत्येक टीला, पश्चिमी टीला एवं पूर्वी टीला, दोनों ही टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत थे। इसके बाद अगर हम बात करें भवन स्थापत्य की, तो यहाँ के जो भवन हैं, भवन स्थापत्य यानी मकान, यानी कि घर, यहाँ जो भवन स्थापत्य था या जो भवन थे या जो मकान थे, वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सैंधव सभ्यता में किस स्थल से कच्ची ईंटों के घर प्राप्त हुए, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, किंतु आंगन पक्की ईंटों के हैं, आंगन पक्की ईंटों से निर्मित हैं। एकमात्र ऐसा स्थल है, बाकी सभी जगह कच्ची ईंटों का आंगन मिला है, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटों का आंगन मिला है। और ईंटें भी कैसी, अलंकृत, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। ईंटें भी कैसी हैं, अलंकृत। अगर क्वेश्चन आता है कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। जबकि घर कैसे बन रहे हैं, कच्ची मिट्टी के। इसके अलावा देखिए, ईंट के अलावा अलंकृत ईंटें हो गई। और यहाँ की जो जल निकासी है, जो जल निकासी की व्यवस्था थी, यहाँ से ना कुछ लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और सार्वजनिक नालियों के यहाँ से अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब यहाँ से सार्वजनिक नालियों उस तरह से नहीं मिली जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और यहाँ से जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिला है वो लकड़ी की नाली का कॉन्सेप्ट यहाँ से था। तो जो यहाँ जल निकासी की व्यवस्था है वो अव्यवस्थित रूप में है, अव्यवस्थित रूप में जल निकासी यहाँ पर थी। तो जल निकासी, अगर क्वेश्चन आता है कि किस स्थल की जल व्यवस्था, बल्कि सिंधु सभ्यता इसीलिए जानी जाती है अपनी जल निकासी के कॉन्सेप्ट के लिए, अपनी स्वच्छता के कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर जल व्यवस्था अव्यवस्थित स्वरूप में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर इसके हम पतन की बात करें, कहा जाता है कि कालीबंगा का पतन भूकंप से, कालीबंगा का पतन हुआ था भूकंप से। और यहाँ से कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले। अच्छा, कब्रिस्तान से याद आया, देखिए हमने आपको मोहनजोदड़ो वाले वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन आप इस बात को वहाँ नोट कर लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मतलब मोहनजोदड़ो से, आप इतना जाने रहिए कि मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं किसी भी तरीके से। अगर क्वेश्चन, क्योंकि मोहनजोदड़ो देखिए 35 से 40 हज़ार जनसंख्या मोहनजोदड़ो की रही है और सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग वहाँ रहते थे, और उसमें जो है कि कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं।
तो और अनुमानतः अगर ये क्वेश्चन आएगा और मोहनजोदड़ो ऑप्शंस में होगा 35-40 हज़ार रुपये 35-40 हज़ार जहाँ की जनसंख्या है, तो निश्चित रूप से आप सोचेंगे कि वहाँ तो रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, अदरवाइज यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें, कब्रिस्तान हो गया, अगर हम बात करें शवों की के समाधान मतलब शवों के अंत्येष्टि की अगर हम बात करें, यानी कि अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें, तो कालीबंगा ही वह स्थल है जहाँ सैंधव सभ्यता के तीनों प्रकार की अंत्येष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। सैंधव सभ्यता में 3 प्रकार से अंत्येष्टि हुआ करती थी। एक था पूर्ण समाधिकरण, एक था आंशिक, ये चीज़ें भी आप नोट करते रहिएगा, हर चीज़ लिखेंगे नहीं। पूर्ण समाधिकरण, एक था आंशिक समाधिकरण और एक था दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे, जैसे कि हम आज की डेट में भी आप देखते हैं जो दफना दिया जाता है उसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। अगर बात करें दाह संस्कार की, तो आप उससे भी परिचित होंगे, जैसा कि वही जो मुखाग्नि दी जाती है, दाह संस्कार। और उसके बाद में अगर हम बात करें आंशिक समाधिकरण की, तो ये ऐसा होता था कि बॉडी को, सब को पहले खुले आसमान के नीचे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद में जब उसके मांस को पशु पक्षी वगैरह खा लिए जाते थे, जो शेष अवशेष जो होता था बॉडी का, उसको दफना दिया जाता था, तो उसे कहा जाता था आंशिक समाधिकरण। तो ये कॉन्सेप्ट के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में एक स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा, जी हाँ, धौलावीरा किस राज्य में है? उम्मीद करते हैं पता होगा आपको। धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा के विषय में लिख लीजिए। धौलावीरा, इसका अर्थ सफ़ेद कुआं है, इसका अर्थ सफ़ेद कुआं है। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित मानसर एवं मनहर नदियों के बीच खादिर द्वीप पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य निम्नवत हैं। सर्वप्रथम तो ये कि धौलावीरा जो है अपनी जल प्रबंधन शैली के लिए विख्यात था, मतलब इनकी जल प्रबंधन की कला बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में थी। जल प्रबंधन, पल नहीं है, जल प्रबंधन इनका बहुत अच्छा था। जल प्रबंधन, ये लोग बांध बनाकर पानी को रोकना जानते थे, इसके अलावा देखिए यहाँ से 10 अक्षरों वाला, एक तो जल प्रबंधन अच्छा था, जल प्रबंधन अच्छा होगा तो ये बांध बनाकर पानी को रोकना भी जानते थे। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से 10 अक्षरों वाला सैंधव लिपि का एक साक्ष्य मिला है, जिसे नेम प्लेट की संज्ञा दी गई है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नेम प्लेट है। इसके अलावा यहाँ से समुद्री तूफान या कहें सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। इसके अलावा ये धौलावीरा पहले भी हमने बताया 3 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्यमा। और यहाँ से एक स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। एक स्टेडियम के साक्ष्य, अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, मतलब एक ऐसा स्थल है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है जो स्टेडियम जैसा प्रतीत होता है। अनुमान लगाया गया कि वहाँ कुछ मनोरंजन कलाएं तत्कालीन समय में होती होंगी, कुछ खेलकूद जैसी प्रतियोगिता होती होंगी, क्योंकि उसका नक्शा कुछ स्टेडियम जैसा है, तो अनुमानतः है वहाँ इस तरीके की कार्रवाई रही होगी। बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ और है धौलावीरा से कि यहाँ से ना एक पॉलिश किया हुआ, महत्वपूर्ण भी है, यहाँ से पॉलिश किया हुआ एक पाषाण स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पाषाण स्तंभ, ये देख लीजिए कि अशोक
अशोक के पहले पॉलिश किया हुआ ये एकमात्र ऐसा अशोक से पहले एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि पॉलिश किया हुआ पाषाण का स्तंभ मिल रहा है अशोक के समय से पहले। तो वह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा आपका धौलावीरा। इसके बाद अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली में ज़्यादा कुछ है नहीं। बनवाली बस ये है कि नगर की संज्ञा दी गई है, इसको भी 7 नगरों में शामिल किया गया है। तो बस थोड़ा बहुत जाने रहिए कि बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1973 में आर.एस. विष्ट द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से जौ, मिट्टी का बना हल और मिट्टी के बने पहिए के साक्ष्य मिले हैं। तो बस दोस्तों आइए इसी तरीके, बस ज़्यादा कुछ बनवाली वाला में है नहीं, बस इतना जाने रहिए। लगभग 7 स्थलों को हमने समाप्त कर दिया जो कि जिनको नगरीय की श्रेणी में रखा गया है, नगरीकरण की संज्ञा दी गई है नगरीय, जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो आइए अब शेष कुछ स्थल हैं वो बचे हुए हैं, उनमें हम कल की वीडियो में देखेंगे। और एक एक दो विशेषताएं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लगभग ये चैप्टर हम क्लोज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इसी क्रम में हम वैदिक सभ्यता, उसके बाद हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप भी इसी तरीके से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी जो है कि हमारा भी उत्साह वर्धन हो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, और हम आपको इसी तरीके से चीज़ों को समझाते चलें। तो चलिए फिर कल मुलाकात होती है। ओके, बाय।